जश्न की ये तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क की हैं। सड़कों पर, गाड़ियों पर, टैंकों पर लोग जमकर जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाने वाले लोगों में सीरिया के विद्रोही लड़ाकों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हैं। दरअसल इस जश्न की वजह है सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का देश छोड़कर भागना। बता दें कि बशर अल असद के देश के भागने के साथ ही सीरिया में लगभग 50 साल लंबे असद परिवार की सत्ता का अंत हो गया है। बता दें कि असद के पिता हाफिज अल असद साल 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और करीब 29 सालों तक वे इस पद पर रहे। हाफिज की साल 2000 में मौत हो गई, जिसके बाद असद सीरिया के राष्ट्रपति बने। करीब एक दशक तक बशर अल असद को किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि साल 2011 में जब मिडिल ईस्ट में अरब क्रांति ने दस्तक दी तो सीरिया के कई इलाकों में भी राष्ट्रपति असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। हालांकि असद ने उस विद्रोह को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया। विद्रोह को कुचलने के बाद एक ऐसे गृह युद्ध की शुरुआत हुई जिसने लंबे समय तक बशर अल असद को चुनौती दी। बता दें कि बीते 27 नवंबर को सीरियाई आर्मी और विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के बीच करीब 4 सालों बाद एक बार फिर संघर्ष शुरू हो गया था। हयात तहरीर अल शाम को HTS के नाम से भी जाना जाता है। इस संघर्ष की शुरुआत होने के बाद विद्रोही गुट ने सीरिया के कई इलाकों में कब्जा जमा लिया और राजधानी दमिश्क को 2 तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति असद के सामने कोई चारा नहीं बचा था। हालांकि अब वे देश छोड़कर भाग चुके हैं। असद के देश छोड़ने और उनकी सत्ता खत्म होने के बाद लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे जन्म के बाद से 13 वर्षों के बोझ और त्रासदी के बाद इस खुशी का एहसास हो रहा है। असद सरकार ने हम पर जुल्म ढाए और चोट पहुंचाई, लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं और बिना किसी डर के रहेंगे। हम एकजुट होकर रहेंगे और हमारा देश सर्वोत्तम देश बनेगा। हमें अब खुशी का एहसास हो रहा है। हमने इतनी बड़ी खुशी की उम्मीद नहीं की थी। वो तानाशाह लगातार लोगों का कत्लेआम कर रहा था। जिस परिवार ने सीरिया में 50 वर्षों तक जुल्म ढाया वो अब यहाँ से चला गया है। बता दें कि राष्ट्रपति बनने से पहले बशर अल असद सीरियाई सेना में भर्ती हुए थे। राष्ट्रपति बनने से पहले बशर अल असद ने सीरिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान भी चलाया था और सीरिया में इंटरनेट लाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। साल 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद बशर अल असद के लिए संविधान में बदलाव किया गया, जिसमें राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 40 साल से 34 साल की गई, क्योंकि उस समय बशर की उतनी ही उम्र थी। लेकिन राष्ट्रपति बशर को नेतृत्व के ऊंचे स्तर पर पूरा समर्थन मिला और फिर बाद में उन्होंने देश में जगह जगह चुनाव में जीत भी हासिल की। बशर ने अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले की आलोचना करने के साथ 11 सितंबर के हमलों की भी निंदा की और इजराइल की स्थिति को भी स्वीकार किया। हालांकि अरब क्रांति के बाद से ही सीरिया के कई इलाके विद्रोही गुटों के कब्जे में थे। कई कारण हैं। 2011 से वहां पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अलकायदा वहां पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहां पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल, उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अलकायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमजोर होते गए। रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने, उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया।
इसके साथ ही सीरिया के मौजूदा हालात पर कमर आगा ने आगे क्या कहा, सुनिए। देखिए, अगर ये आतंकवादी ग्रुप इराक में आते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई खतरा बन सकता है, और वहां पे तेल की सप्लाई है, वहां पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को। हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका, हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे। अब देखना यह है, लगता है ऐसा कि एक तानाशाह को दूसरा तानाशाह तो कहीं रिप्लेस नहीं कर रहा, इस बात का खतरा जरूर नजर आता है। सर, बात करें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, ट्रंप के बयान पे हमारी लड़ाई नहीं है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जीत जा सकती है। देखिए, ये ट्रंप साहब को कोई जरूरत नहीं लड़ने की, उनका काम मैं समझता हूं कि जो संगठन थे वहां के ऊपर, तहरीर अल शम्स जिसने बशर अल असद को हटाया है सत्ता से, उन्हीं ने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की बेसिक पॉलिसी जो थी रिजीम चेंज की थी, तो रिजीम चेंज हो ही गया अब उनके माध्यम से। अब ये देखना है कि आने वाली रिजीम के किस तरह के संबंध होते हैं अमेरिका के साथ। सर, पश्चिम एशिया के लिए इसका क्या व्यापक हो सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा पश्चिम एशिया पे। पश्चिम एशिया पे एक तो असर इसका सबसे ज्यादा पड़ेगा कि इराक के ऊपर सबसे ज्यादा, इराक बिल्कुल इसके बॉर्डर इस पे मिलते हैं, और दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर बॉर्डर पर के ऊपर असर पड़ेगा। ईरान के ऊपर बहुत बड़ा असर है क्योंकि जो ईरान की पॉलिसी थी आर्क ऑफ रेसिस्टेंस की, तो वो तो बहुत ही कमजोर, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए कि हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो नजर आ रहा है, लंबी लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ। अब उसकी सप्लाई सपोर्ट बेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में सीरिया आ गया। पहले उनकी लगातार सप्लाई बनी रहती थी ईरान के साथ, ईरान वाया इराक। दूसरी बात ये भी है कि हिजबुल्लाह का कमजोर होना ये सीरिया के लिए और लेबनान के जो अपोजिशन ग्रुप है उनके लिए तो वो अच्छी बात वो लोग अच्छा समझते हैं मगर ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक नजर आता है। वहीं सीरियाई राष्ट्रपति के देश छोड़ने के बाद अब पूरे दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर जम गई हैं।